हमारे साथ एक खास मेहमान अनुज जैन, प्रेसिडेंट 361 की मौजूद हैं इस वक्त। अनुज जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। गुड मॉर्निंग मैम। आज यानी 12 तारीख जब आपसे बातचीत हो रही है, उससे पहले हमने 10 दिन में क्या क्या देख लिया है ना। ट्रेड डील भी देख ली, बजट भी देख लिया, अर्निंग सीजन भी देख लिया, और मोर और लेस अर्निंग सीजन अच्छा रहा। अगर आप सिर्फ एक बड़े डिसअपॉइंटमेंट को, दैट्स आईटी, जो कि उस एआई के फीवर में इस वक्त कोलैप्स कर रहा है, अगर छोड़ दे तो मोटे तौर पे ठीक रहा। आपकी रीडिंग क्या कह रही है इस बात के मद्देनजर कि थोड़ी सी एफआईएस की लिक्विडिटी फिर इंडियन मार्केट्स को चेज कर रही है? प्रोस्पेक्टिव क्या बन रहा है आपका निफ्टी और निफ्टी बैंक पे इस वक्त, अनुज जी? गुड मॉर्निंग वीरेन। तो जैसे कि आपने कहा कि ये 10 दिन में ऐसा लगता है कि काफी कुछ, लगभग जो इवेंट शायद 2 या 3 महीने में होते हैं वो 15 दिन में हो चुके हैं। जो आपकी पहली चीज मैंने सुनी वो ये कि एफआईएस का इनफ्लो, दो चीजें हैं उसका कारण। कि एक तो आपकी ट्रेड डील उसके लिए काफी इसेंशियल है। वो जो एक डर था कि शायद ट्रेड डील ना होगी वो हट गया, उससे आपके रुपी को स्टेबिलिटी मिली है। अगर आप देखेंगे तो इवन दी चाइनीज करेंसी हैज बीन स्ट्रेंथनिंग, एंड हमारे लिए कोई कारण नहीं था कि हम रोज गिरते जा रहे हैं। अब अगर स्टेबिलिटी आएगी तो एफआईएस को पैसा डालने में थोड़ी सी एक सपोर्ट आएगा। और कल हमने बेसिकली एक हमारी फर्म ने एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग के ऊपर कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसमें बात यही हो रही थी कि अगर यूएस वीक लग रहा है तो कहाँ कहाँ पैसा जाएगा। तो उसमें इमर्जिंग मार्केट्स, जिसके अंदर इंडिया का करीब एक 15-16% एमएससीआई में वेटेज है, पैसिव ही सही। अगर इंडिया के ऊपर जब हम इंटरनेशनली बात करते हैं तो फंड मैनेजर्स कोई खास पॉजिटिव इस समय है नहीं। ऑब्वियसली हम एआई ट्रेड नहीं थे, पिछले साल हमने अंडर परफॉर्म किया, वो सबको पता है। बट आगे जाते हुए भी मल्टीपल कोई ऐसा चीप नहीं है, तो क्या ट्रिगर होगा? आई थिंक मेनली तो आपको पैसिव फ्लोज में मिलेगा कि अगर इमर्जिंग मार्केट्स पे फ्लो होगा, अगर डी डॉलराइजेशन की वजह से, तो उसका एक पैसिव फ्लोज में ही आपको इनफ आ जाएगा कि आपका मार्केट एक 10 से 15% का रिटर्न ओवरऑल बिटवीन योर डोमेस्टिक एंड योर इंटरनेशनल फ्लोज दे देगा। तो आई थिंक वो एक कारण है जिससे, अगर आप देखेंगे, चाहे आईटी टूटा है, आई थिंक आईटी के टूटने से ही आपके निफ्टी के ऊपर मेरे ख्याल से कम 200 से 300 पॉइंट का एक असर निफ्टी पे होना चाहिए था। बट आप उसके बावजूद 25-800 होल्ड कर रहे हैं, आप 26,000 पे अटेम्प्ट बार बार कर रहे हैं, तो वो एक काफी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि मार्केट गिरने को तैयार नहीं है। आई थिंक सेक्टर रोटेशन होगा, जिसमें आप मेटल्स, बैंकिंग, इंफ्रा, जहाँ पे बजट में, यहाँ पे बजट का आ जाता है कि जो बजट के प्लेस हैं वो आके आपको सपोर्ट देंगे। बट आई थिंक फॉर द टाइम बीइंग मुझे कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि 25-500 टूटेगा। इनफैक्ट 25-800 को भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो आई थिंक कॉम्बिनेशन इज गुड। यू मे कंसोलिडेट, बट आई थिंक दैट्स अ हेल्दी थिंग। इट्स अ हेल्दी थिंग। अच्छा, हमारे इस बाजार को स्टेबल रखने में अनुज जी बहुत बड़ी भूमिका निफ्टी बैंक की है, स्टिल होल्डिंग इटसेल्फ एट 60,500, और उसको होल्ड करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है पीएसयू बैंक्स ने और एसबीआई के नंबर्स ने। एसबीआई के नंबर्स माइंड ब्लोइंग रहे। अभी आपका क्या कहते हैं मैम कि पीएसयूज को स्टिल लॉन्ग रखें? फ्रेश एडिशन की गुंजाइश कहाँ कहाँ पर है पीएसयूज में? एंड दैट ह्यूज स्पेस, जो एक बड़ा स्पेस क्रिएट हो गया है बिटवीन द प्राइस परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयू एंड प्राइवेट, उसको कैसे फिल करना है? देखिए, एसबीआई के रिजल्ट्स वो सो गुड कि वो खुला और वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। द सेकंड टियर बैंक्स उसमें जो है, और थर्ड टियर बैंक्स है, मैं पीएससी को 3 टियर में देखती हूँ। तो सेकंड टियर विल डेफिनेटली बेनिफिट, एंड आई थिंक अगर क्वार्टर रिजल्ट्स इस बार और अगली बार पॉजिटिव रहे तो मेरे ख्याल से आप 8 से 10% अभी भी उसमें और देख सकते हैं। एसबीआई ऑब्वियसली ने काफी कुछ कर दिया और वो लार्ज है। जहां तक कि प्राइवेट बैंक्स हैं, आई थिंक आपने जो रिजल्ट्स देखे उसमें कुछ ने अच्छे दिए, जैसे कि एक्सिस ने, कुछ के ओके थे, कुछ में ये ओवरहैंग था कोटक में कि भैया ये आईडीबीआई लेगा। तो मेरे ख्याल से माय होप वुड बी मोर ऑन कोटक नाउ, कि अगर ये 440 445 क्रॉस करेगा तो ये एक्चुअली 500 505 के लिए, जो ये बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है ये बैंक, प्रोबेबली ये उस तरफ चल सकता है। तो I am hopeful both on private and PSU. I think overall बैंक निफ्टी के ऊपर आई वुड रिवाइज की, जो मैं पहले बोल रही थी कि ये 62 तक जा सकता है, मेरे ख्याल से अब जो फॉर्मेशन हो रहा है, एंड मैं कोई शॉर्ट टर्म टारगेट्स नहीं दे रही हूँ, वो एक 63,000 तक का हो रहा है। तो आई वुड बी पॉजिटिव लॉन्ग टर्म
दिस में प्ले आउट ओवर 3 to 6 months. आई एम नॉट टॉकिंग एज अ वीकली थिंग. प्लस आपके एनबीएफसीज, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट बैंक्स, आपके एनबीएफसीज विल ऑल्सो गिव यू सपोर्ट. वी हैव सीन दैट. सो आई थिंक द इंटायर फाइनेंशियल सेक्टर, वेदर यू ब्रेक इट, कि आप उसको पीएसयू में बोले, प्राइवेट बैंक्स में बोले, एनबीएफसीज लेंडर्स बोले, इनफैक्ट अगर आरईसी पीएफसी का भी क्लैरिटी आती है जो बजट में अभी तक आई नहीं है, तो आई थिंक वो लेंडर्स भी आपको काफी कुछ मूवमेंट दे सकते हैं. तो ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर जो लगभग 35% है निफ्टी का, आई थिंक वो काफी सपोर्ट देगा इस सेक्टर को. ओके चलिए, तो ये बैंक्स पे आपका अनुजी एक व्यू हो गया. अब आते हैं कुछ ऐसी शाखाओं पे, ब्रांचेस पे और सेगमेंट्स पे अनुजी, जिनकी प्रेजेंस मिड कैप में बहुत होती है. और मैं एक दो स्पेस आपके सामने रखूंगा. फॉर इंस्टेंस, लुक एट हॉस्पिटल स्टॉक्स. इन्होंने 2021 से 25 में अच्छा पैसा बना के दिया, लेकिन 25 के आखिरी क्वार्टर में एक अनवाइंडिंग थी, शॉर्टिंग प्रेशर था, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई, लिक्विडेशन हुआ. बट लुक एट अपोलो के नंबर्स को देखिए. और मैं इवन Q2 के नंबर्स अच्छे थे मैम, और इनके एक्सपेंशंस ठीक ठाक गुजरे थे, और अपोलो के नंबर्स के बाद फिर इस पूरे स्पेस ने रफ्तार पकड़ ली. हेल्थ केयर, हॉस्पिटल और CDMO, जेनरिक, आपका ध्यान कहाँ पर है इस वक्त फार्मा में इस वक्त? बेसिकली हम हॉस्पिटल्स पे पॉजिटिव हैं. इनफैक्ट अपोलो हमारे पोर्टफोलियोज में है. एंड हमने भी वो जो आपने कहा कि पूरा साल वैसे देखा है, देख के पेशेंट्स के बाद अब रिजल्ट दिख रहा है. एंड हम सीडीएमओ पे पॉजिटिव हैं. तो मेरे ख्याल से कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हॉस्पिटल्स, इवन डायग्नोस्टिक्स, एंड अगर आपके बजट में मेडिकल टूरिज्म के ऊपर एक पॉजिटिव बायस है, आई थिंक पहले तो आपके जो बड़े हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक्स हैं, दे विल गेन. और स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जो आपके आई के हैं, या दोज विल बी द वंस विच विल गेन द मोस्ट. तो मेरे ख्याल से व्यू पूरे साल के लिए पॉजिटिव होगा. ऑल्सो एक चीज आप और समझिए ना, अगर आपका 15% आईटी फंड बेच रहा है, पीएमएस बेच रहा है, इंडिविजुअल बेच रहा है, तो वो फ्लो कहाँ करेगा? वो फ्लो करेगा आपका डोमेस्टिक चीजों में. मेरे ख्याल से एफएमसीजी विल आल्सो गेन फ्रॉम इट. आपका अगर आप स्ट्रॉन्ग समर बोल रहे हैं, तो उसके रिलेटेड स्टॉक्स विल आल्सो बिहेव पॉजिटिवली टुवर्ड्स इट. एंड आई थिंक हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक्स जो एक बजट में पॉजिटिव बायस है, वो आल्सो प्ले आउट करेगा. तो आईटी का एलोकेशन जो फ्लो होगा, वो लो बीटा, जो लो रिस्क लेना चाहते हैं, वो इन तरफ जाएगा. और जो हाई रिस्क हाई बीटा टाइप के हैं, वो मेटल्स की तरफ जाएगा. तो वो स्ट्रैटेजी समझ के आप देखेंगे कि निफ्टी कैसे मूव कर रहा है, तो आपको एक फ्लो दिख जाएगा कि ये पैसा निकल के ऐसे जाएगा. तो वो मेरे ख्याल से एक 15% का रिटर्न, 17% का रिटर्न बहुत कन्वीनियंटली यहाँ से निफ्टी एक साल में देगा, विद दी स्टॉक्स गिविंग प्रॉब्ली 18-19%. ओके अच्छा, मैंने अपोलो हॉस्पिटल का जिक्र किया, आप लोग के पोर्टफोलियो में भी है ये, और मैं मतलब मोहताज था अपने इस प्रश्न में कि भाई अर्निंग्स जहाँ पे अच्छी हों. अनुज जी, एक बात तो है कि जहाँ अर्निंग्स अच्छी हैं, बाजार ताबड़तोड़ चेज कर रहा है, स्ट्रेंथ को बाजार लोकेट करने की कोशिश कर रहा है. लुक एट ऑटो, कितना शानदार और जीता जाता उदाहरण है इसका ये. मेरा प्रश्न ये होगा ऑटो में अनुज जी कि हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट अशोक लेन अल्टीमेटली? ये इससे मेरे को एक बात याद आई कि हमने काफी एनएससी हाँ. के, इट वाज वन ऑफ आवर बिगेस्ट प्रोडक्ट्स जो हमने से, तो हर कोई हमसे पूछता है कि विच इज द नेक्स्ट एनएससी, एंड हम बोलते हैं एनएससी इज द नेक्स्ट एनएससी. तो उसी तरीके से मैं बोलती हूँ कि जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं, वो अगर, आई डोंट थिंक कि आपकी सीवी साइकिल अभी मच्योर हो गई है, तो सीवी साइकिल का पूरा प्ले अभी अशोक लेलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स. तो मैं तो अभी उसमें ही इन्वेस्टेड रहूंगी. मेरे ख्याल से दूसरा स्टॉक ढूंढने के लिए, अगर आपके पास ऑब्वियसली टाटा मोटर्स का सीवी है तो वो रखिए, बट आई डोंट थिंक देयर इज अ बिग रश कि मैं अशोक लेलैंड से अभी निकल के दूसरा स्टॉक ढूंढूंगी. आई थिंक स्टेइंग विद द लीडर विल ऑलवेज बी वेरी पॉजिटिव. स्टे विद द लीडर्स, और जहाँ पे परफॉर्मेंस है उसी को चेस करिए. कोई और बास्केट अनुज जी जो आपको नंबर्स के आधार पे बहुत अच्छी नज़र आ रही है और मेरे जहन में इस वक्त ना हो, उदाहरण के तौर पे प्राइस वाइज, नॉट एग्जैक्टली अर्निंग्स वाइज, बट व्हाट अबाउट वाइट गुड्स? हालांकि एलजी के नंबर्स अच्छे नहीं हैं, बट उसकी प्लेसमेंट थोड़ी एग्रेसिव थी, पोस्ट लिस्टिंग जो गेंस थे अब तक वो होल्ड कर रहे थे. बट व्हाट अबाउट ब्लू स्टार, वोल्टास, यहाँ पर आपका व्यू क्या है इस वक्त?
आई थिंक इस बास्केट में आपका ब्लू स्टार सबसे अच्छा लगता है, बट ओवरऑल पूरा बास्केट अच्छा करेगा। गिवन दैट इट्स अ स्ट्रॉन्ग समर, गिवन कि 2 साल से 1.5 2 साल से इन स्टॉक्स में, चाहे वो वाटर फिल्टर्स हैं, चाहे वो एसीज हैं, किसी ने कुछ किया नहीं है। आई थिंक यू विल गेट अ गुड मूव इन टू दीज। आई थिंक जहां मुझे इनफैक्ट अब थोड़ी रिस्क लग रहा है, वो अगर आप टेक्निकली देखें, फंडामेंटली देखें, तो फूड डिलीवरी आ रहे हैं ऊपर थोड़ा सा एंड वापस गिर रहे हैं। आज तो आई थिंक फ्लिपकार्ट ने भी अपना वो डाल दिया है कि मैं भी ये काम करूंगा। तो मुझे उस सेक्टर में भी स्ट्रेस लग रहा है, और वो मूवमेंट से शायद आपका जो एक मूव आउट होगा, दैट कुड प्रोबेबली कम इनटू अ लॉट ऑफ योर डिक्सन केन्स, एम्बर काइंड ऑफ थिंग्स मोर। तो चाहे उसमें कुछ काफी स्ट्रॉन्ग फॉल्स देखे आपने, बट एक फ्लो उस सेक्टर में भी दिखेगा, नंबर्स थोड़े से पिकअप होंगे, थोड़ा सा पॉलिसी सपोर्ट है, तो मेरे ख्याल से उसके ऊपर भी एक पॉजिटिव बायस रहेगा। एंड ऑब्वियसली मेटल्स के नंबर्स शुड स्टार्ट कमिंग इन मच बेटर विद दिस क्वार्टर, तो आई थिंक उसके ऊपर भी नंबर्स के हिसाब से आई वुड बी पॉजिटिव। अच्छा अनु जी, जब आप अपनी टीम के साथ बैठी होंगी टेबल पे, आप लोगों ने एक सेक्टर पर अवश्य विचार किया होगा, आईटी। मतलब हम देखते हैं 200 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। मेरे ख्याल से अपने इस नियरेस्ट करियर में लास्ट टाइम था जनवरी 17 में, उसके बाद एक बार कोविड में लगा, एक बार लगा मार्च 25 में, और अब नाउ वी आर एट 200 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। और ये एआई का जो फियर हर हफ्ते हमको स्ट्राइक कर रहा है विद न्यू, आई थिंक, एआई ऑटोमेशन टूल। आप लोगों ने कॉल क्या ली है इस वक्त लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स पे, और एग्जिस्टिंग प्राइस पर व्यू क्या है आपका? कि हमारे मॉडल्स में तो हमने 1.5 2 साल पहले निकल गए थे, उसके बीच बाद में ऊपर भी आया, नीचे भी आया। बट एक हमारा व्यू था कि अगर एआई आ रहा है कहीं ना कुछ, हम नहीं जानते थे कि एंथ्रोपिक करेगा, कौन करेगा, बट हमें ये एक भय था, तो हमने उसमें से हम निकल गए थे। कभी आई वुड से प्रीडोमिनेंटली इट वाज पॉजिटिव फॉर अस, बट देयर आर पीरियड्स हमने अंडर परफॉर्म किया क्योंकि हमारे पास आईटी नहीं था। अब जाके जो ये मूव हुआ है, ये एक कैपिचुलेशन मूव जिसको बोलते हैं हर सेक्टर का आता है, तो ये अभी शुरू हुआ है। मेरे ख्याल से आपका पिछली बार आपने 33,400 के इंडेक्स के ऊपर बॉटमिंग आउट किए थे। आई थिंक वहां पे आप अगर सपोर्ट नहीं ले पाए, बिकॉज पिछली बार जब गिरा था उस लेवल पे तो ये इवेंट नहीं था। और अगर ये एक पहला आपने एंथ्रोपिक का मूव देखा है, तो कोई ना कोई अगले 3 से 6 महीने में और सेक्टर्स में भी ऐसी चीजें आएंगी। तो मेरे ख्याल से कोई क्विक रिकवरी इस सेक्टर में आने से रही है। और मेरे ख्याल से देर इज स्कोप कि अगर आप 33,400 का इंडेक्स तोड़ेंगे, तो आपको 31 31,500 का इंडेक्स भी दिखेगा। तो इट्स स्कैरी, मुझे नहीं लगता है कि इसमें अभी हाथ डालना चाहिए। इट्स अ फॉलिंग नाइफ। वी आर पॉजिटिव ऑन सम ऑफ द मिड कैप्स लाइक परसिस्टेंट, लाइक द अदर वंस विच वी आर वॉचिंग। बट हम उसको देख के लेंगे कि कहाँ पे सपोर्ट होगा। आज अगर 5,500 पे मिल रहा है हमको, तो हम देखेंगे क्या 5,000 पे ठीक लगता है, 10% 20% ऑफ द टोटल एलोकेशन पे। तो दिस विल बी, यू आइडेंटिफाई गुड स्टॉक्स दैट यू लाइक टू बी इन वेयर देयर इज फ्यूचर। उसमें ज्यादातर हमने देखा है मिड कैप्स, क्योंकि बड़े एलिफेंट्स होते हैं तो उनको अपना डायरेक्शन चेंज करने में टाइम लगता है, लेकिन छोटे वाले अपने आप को बहुत जल्दी अलाइन कर लेते हैं। एंड जिस तरीके से आपकी फ्रैक्टल की लिस्टिंग होगी, वो भी एक इंडिकेशन होगा कि क्या ये कंपनीज फ्रैक्टल की तरह अपने आप को अलाइन कर पाएंगी। तो उस तरीके के बिजनेस पे आए रख के और मिड कैप्स पे आए रख के, मेरे ख्याल से अभी भी 8 10% का स्पेस है। वहां पे देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनीज बेस्ट अलाइन होती है, एंड वी वुड बी लुकिंग एट मिड कैप आईटी एट दैट टाइम। ओके अनु जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे ख्याल से अगर मेरे पास समय का अभाव नहीं होता तो मैं आपसे कम से कम 2 प्रश्न और लेता, लेकिन वो कभी और सही। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और सभी थैंक सेक्टर्स पर और इंडस्ट्रीज पर रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।